नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की दूसरे वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टॉक्स और शेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ स्टॉक। स्टॉक है क्या? स्टॉक एक टाइप का फाइनेंशियल एसेट है जो कि रिप्रेजेंट करता है आपकी ओनरशिप किसी भी एक कंपनी में। जब भी आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप एक पार्शियल ओनर बन जाते हैं उस कंपनी के, जिस कंपनी का आपने वो स्टॉक खरीदा है। अब आप पार्शियल ओनर तो बन चुके हैं, जिसके कारण आपको उस कंपनी के प्रॉफिट्स में कुछ हिस्सा मिलता है। अब उसी हिस्से को डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड हर कंपनी नहीं देती है, कुछ कुछ कंपनीज डिविडेंड देती हैं, लेकिन वो भी कुछ कंडीशंस होती हैं उसमें भी, जैसे कि कितना परसेंटेज देंगी, कितने शेयर्स में कितना डिविडेंड मिलेगा। अभी अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि डिविडेंड क्या होता है तो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। स्टॉक जनरली ट्रेड किए जाते हैं एक्सचेंजेस में, जैसे कि एनएससी हो गया, बीएससी हो गया। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ये सब। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास 20 शेयर्स हैं रिलायंस के, तो आप एक पार्शियल ओनर हैं और आपको डिविडेंड भी मिलेगा। अब डिविडेंड के बारे में जानते हैं। डिविडेंड एक तरीके का प्रॉफिट है जो कि आपको कंपनी देती है, एक हिस्सा, क्योंकि आप उस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि आपने उस कंपनी में अपना पैसा लगाया है उस कंपनी के शेयर्स खरीद कर। अब डिविडेंड एक तरीके से पैसे होते हैं जो कि आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाते हैं जब भी कंपनी डिविडेंड इशू करती है, और उसका भी परसेंटेज होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कंपनी पर शेयर में 10% डिविडेंड दे रही है, तो उस हिसाब से आपको डिविडेंड मिलता है। अगर आपके पास 20 शेयर्स हैं तो आपके 20 शेयर्स में आपको डिविडेंड मिलेगा। तो अब आगे देखते हैं। एनएससी और बीएससी दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के बहुत बड़े, जहां पे स्टॉक्स बाय और सेल किए जाते हैं। अब डिफरेंस देखते हैं स्टॉक्स और शेयर्स के बीच में। स्टॉक्स एक जनरल टर्म है, वहीं शेयर्स एक स्पेसिफिक टर्म है। इसका मतलब समझते हैं। एक स्पेसिफिक यूनिट अगर आप एक सिंगल कंपनी में खरीदते हैं तो उसको शेयर्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैंने एप्पल के 10 शेयर्स खरीदे हैं तो मैं उसको बोलूँगा मैंने 10 शेयर्स खरीदे हैं। वहीं अगर मैंने ओनरशिप है मेरी बहुत सारी कंपनीज़ में, तो मैं बोलूँगा मैं ओन करता हूँ स्टॉक टेक कंपनीज़ में। अब मान लो मैंने टेक कंपनीज़ में, जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज़ हैं, उनके बहुत सारी कंपनीज़ के शेयर्स खरीदे हैं, तो मैं उसको बोलूँगा मैं ओन करता हूँ स्टॉक टेक कंपनीज़ में। या फिर मैं ओन करता हूँ स्टॉक किसी एक इंडस्ट्री में, डेवलपमेंट इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसको स्टॉक बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि स्टॉक एक जनरल टर्म है, वहीं शेयर एक स्पेसिफिक टर्म है, एक यूनिट के लिए यूज़ की जाती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है। इक्विटी शेयर्स को कॉमन शेयर्स भी कहा जाता है, जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, वो इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं किए जाते हैं, और ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते हैं, लाइक एलआईसी। अगर हम रेट ऑफ डिविडेंड की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट करती है तो अपने इन्वेस्टर्स को कुछ परसेंट अपने प्रॉफिट का देती है एक रिवॉर्ड के तौर पे, तो उसी को डिविडेंड बोलते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी ने प्रॉफिट नहीं करा इस साल, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो नहीं देगी डिविडेंड, लेकिन उन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड देना ही होगा। मतलब इनका मैंडेटरी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड मैंडेटरी है, ये फिक्स है। वहीं इक्विटी शेयर होल्डर्स का फिक्स नहीं है, ये प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। और अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है तो इनको अगले साल मिलेगा, ये ऐड हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, वो डिविडेंड अगले साल के लिए ऐड हो जाएगा, इनका फिक्स रहता है। अब बात करते हैं वाइंडिंग अप की। मान लीजिए अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, वो बंद होने जा रही है, तो अब वो अपने एसेट्स को बेचकर, लैंड प्रॉपर्टीज़ को बेचकर सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे देगी, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को देगी। मतलब इसमें सबसे पहली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। और अगर वोटिंग राइट्स की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होती हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई राइट्स नहीं होती। और अगर राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट में इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई राइट्स नहीं दी जाती। वहीं अगर स्टॉक मार्केट ट्रेड की बात करें तो इक्विटी शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कॉमन इन्वेस्टर्स को नहीं दिए जाते हैं, ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मिलते हैं, जैसे कि एलआईसी। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रेफरेंस शेयर्स क्यों खरीदते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रेफरेंस शेयर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि एक तो इसमें फिक्स डिविडेंड है, तो उनको ये फ़ायदा है, और ये एक स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते, तो ये ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं होते,
तो इसलिए LIC या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये फ़ायदा होता है कि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जाती रहेगी। और अगर आप सोच रहे हो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कुछ छोटा अमाउंट लगाते हैं जैसे कि 1 लाख 2 लाख, नहीं, इनका अमाउंट करोड़ों में होता है, वो भी 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ से ऊपर जाता है। तो उस हिसाब से इनके लिए रिटर्न बहुत सही रहता है प्रेफरेंस शेयर्स में। एक फिक्स समय के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने शेयर्स को बेच सकता है दोबारा से कंपनी को। तो ये फ़ायदा रहता है इनका, ये एक समय के बाद अपने शेयर्स बेच देते हैं कंपनी को दोबारा से। व्हाट इज़ अ शेयर होल्डर? एक शेयर होल्डर एक पर्सन भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पर्सन, एक कंपनी और एक इंस्टीट्यूशन भी शेयर होल्डर हो सकता है जो कि ओन करता है किसी भी एक कंपनी में एक शेयर, वो एक शेयर होल्डर ही कहलाया जाएगा। शेयर होल्डर की ओनरशिप उसको एक पार्शियल ओनर बनाता है किसी भी कंपनी में। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, वो पार्शियल ओनर होता है, उसको कुछ प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा मिलता है, वो भी डिविडेंड के तौर पे, और वो कंपनी के शेयर्स को सेल और बाय कर सकता है। आपको वोटिंग राइट्स भी मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं तो आप उस कंपनी के डायरेक्टर्स को वोट कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कौन डायरेक्टर बनेगा। और शेयर होल्डर्स अपना प्रॉफिट कमाते हैं जब जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो ग्रो होती है तो उनके शेयर का प्राइस भी बढ़ जाता है। अब आगे देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन भी शेयर होल्डर हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हाउ स्टॉक्स आर इशूड। स्टॉक्स इशू कैसे किए जाते हैं। अब मान लीजिए आपको एक अच्छा सा बिजनेस आइडिया आया और उसके लिए आपको 10,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, लेकिन आपके पास सिर्फ 2,000 रुपये हैं, आपको और चाहिए 8,000 रुपये। अब आप ये लाएंगे कहाँ से? या तो आप अपने फ्रेंड से मांगेंगे, या आप अपनी फैमिली से मांगेंगे, या फिर किसी ऐसे इंसान से जिसके पास, जो अमीर है थोड़ा, या फिर उसको कह सकते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अब जब वो लोग आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आप उनको एक्सचेंज में कुछ शेयर्स देंगे अपनी कंपनी के। और याद रखना कि वो पैसे आपको लोन में नहीं दे रहे, आपको वो पैसे चुकाने नहीं है उनको वापस, बल्कि वो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपकी कंपनी में। अब अगर फास्ट फॉरवर्ड करें फ्यूचर में, और मान लीजिए आपको वो 10,000 रुपये मिल गए और आपकी कंपनी धीरे धीरे ग्रो हो रही है, लेकिन आपको थोड़े और पैसों की ज़रूरत है उस कंपनी को थोड़ा और बड़ा करने के लिए, तो यहाँ पे रोल आता है वेंचर कैपिटलिस्ट का। वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने में स्पेशलाइज करते हैं। मतलब वो रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हैं स्टार्टअप्स में। जब वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप कुछ परसेंटेज उनको अपनी कंपनी का दे दोगे। अब अगर फास्ट फॉरवर्ड करें 5 साल बाद, आपकी कंपनी ऑल ओवर इंडिया में ग्रो हो चुकी है और अभी एक जाना माना ब्रांड बन चुकी है, लेकिन अभी आप इसमें सेटल नहीं करना चाहते, आप ग्लोबल जाना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी को अब्रॉड में भी खोलना चाहते हैं और वहाँ पे भी जो भी सामान आप बेच रहे हैं या फिर बना रहे हैं उसको वहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत रहेगी। तो आप डिसाइड करते हो कि आप IPO लॉन्च करोगे अपना। अब IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है कि जनरल पब्लिक को मौका मिलता है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। अब देखते हैं हाउ अ कंपनी गोज IPO। एक कंपनी अपना IPO लॉन्च कैसे करती है। सबसे पहले स्टेप होता है अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर। कंपनी सबसे पहले एक मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करती है जो कि मेक श्योर करता है कि कंपनी सारे रूल्स फॉलो कर रही है, और वो एप्लीकेशन से लेके लिस्टिंग डे तक कंपनी की मदद करता है। अब कंपनी और मर्चेंट बैंकर सेबी के पास अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के साथ। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंटेन करता है पूरी इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में, कंपनी कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी क्या क्या करती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में होती है जो कि सेबी को दिया जाता है। उसके बाद सेबी डिसाइड करता है कि कंपनी को आगे अप्रूवल देना है या नहीं। अगर कंपनी को अप्रूवल मिल गया तो हम जाते हैं 4th स्टेप में, जिसको बोलते हैं DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी के प्रॉस और कॉन्स के बारे में, मतलब कंपनी के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, कंपनी का क्या टारगेट है, ये सब चीज़ें DRHP में होते हैं। अब आगे देखें, मार्केट द IPO। अब स्टेप 5 में क्या होता है, कंपनी ने सब कुछ कर लिया है, अब कंपनी को अपने IPO को मार्केट करना है, जिसको IPO रोड शो भी कहते हैं। जिसके बाद टीवी एडवर्टाइजमेंट आती है कंपनी के बारे में, कंपनी के बारे में अच्छा बोला जाता है हर जगह। जैसे कि आपने गौर भी किया होगा, अगर कोई कंपनी लॉन्च कर रही होती है, जैसे कि शायद अभी ओला या फिर बोट कंपनी का IPO आने वाला है,
तो वो भी आप देख लेना। अगर ऑनलाइन उनकी प्रेजेंस ज़्यादा दिखती है आपको तो आप समझ जाना कि वो अभी अपना मार्केट कर रहे हैं आईपीओ को। तो फिर रेडियो में भी आने लग जाती है उनकी न्यूज़पेपर में भी आने लग जाती है। उसके बाद स्टेप 6 आता है जिसमें कि प्राइस बैंड फिक्स होता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी एक प्राइस बैंड देती है इन्वेस्टर्स को, जैसे कि 100 से लेके 120 तक। उसमें उसके बीच में इन्वेस्टर्स बिड करते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिड होती है वहीं पर स्टॉक का प्राइस या फिर शेयर का प्राइस रिलीज होता है। मान लीजिए यहाँ पे 115 में बिड हुआ तो स्टॉक आईपीओ में 115 का ही मिलेगा। ये एक इफेक्टिव प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म भी होता है जिसके जरिए कंपनी के ओनर्स को पता लग जाता है कि इन्वेस्टर्स कितना प्राइस पे करना चाहते हैं इस स्टॉक का। फिर आता है स्टेप 7 जिसको बोलते हैं क्लोजर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा बिड्स होंगी जहाँ पर वही प्राइस फिक्स रहेगा, और हमारा प्राइस था 115, तो यहाँ पर क्लोजर वाले स्टेप 7 में 115 फिक्स हो जाएगा। जिसके बाद स्टेप 8 में लिस्टिंग डे, कंपनी लिस्ट हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी और बीएसई में, और इन्वेस्टर्स खरीद पाएंगे उस शेयर को। तो ये प्रोसेस था कैसे एक कंपनी आईपीओ के लिए जाती है। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं। रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहा करिए, और अगली वीडियो जल्दी ही लॉन्च करूँगा मैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, और वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते, तो सब्सक्राइब इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।